वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिविक्स की फ़र्स्ट क्लास में यहाँ हैं और फर्स्ट चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। आप सभी बहुत तरीके के गेम्स खेलते हो, आपको बहुत अलग अलग तरीके के गेम्स पसंद है। किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को फुटबॉल में इंटरेस्ट है, तो कोई चेस खेलता है। इस तरह से आप कई सारे इनडोर और आउटडोर गेम्स को खेलते हैं, पर इन सभी के रूल्स अलग अलग होते हैं और इन सभी के कुछ न कुछ रूल्स होते हैं जिन रूल्स को आपको फॉलो करना होता है। ये तो रही गेम्स की बात। आपके स्कूल में भी आपको कई सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जिस तरह आपको गेम्स में रूल्स का फॉलो करना है, स्कूल में नियम होते हैं, रोड में चलने के नियम होते हैं, इसी तरह से हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए भी कुछ नियम होते हैं और ये नियम संविधान में लिखे होते हैं। आज हमारे फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री डिटरमाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इट्स पॉलिटिकल सिस्टम अंडर विच इट्स पीपल आर गवर्नड। किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। एक और डेफिनेशन यहाँ दी गई है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ रूल्स एंड लॉज बेस्ड ऑन विच द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री इज़ गवर्नड। संविधान नियमों और कानूनों का वह दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। यानी नियम और कानून जिन्हें सरकार को भी फॉलो करना होता है और भारत के नागरिक होने के कारण हमें भी फॉलो करना होता है। हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं, लोकतंत्र क्या है, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें संविधान से मिलती है। कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपकी किताब में नहीं है बच्चों, यहाँ दी हुई है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का। संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। काफ़ी लंबे समय के डिस्कशन के बाद भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, लेकिन संविधान में सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे हम संविधान से अलग नहीं कर सकते हैं वो है प्रिएम्बल, प्रस्तावना, उद्देशिका। आप सभी अपने सिविक्स की बुक में आपने देखा होगा, या तो पेज में सबसे आगे, बुक में सबसे आगे, या लास्ट पेज पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिएम्बल करके ऐसे आपको एक पेज ज़रूर दिखता है जिसमें आपका संविधान लिखा होता है। इसमें कुछ की फीचर्स दिए रहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारा। आप लोगों ने इस पर प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं, क्लास में डिस्प्ले किया है उसे, आपने पेस्ट किया है उसे। तो भारत का संविधान बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रिएम्बल यानी प्रस्तावना भी बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है संविधान का। अब हमें प्रस्तावना की ज़रूरत ही क्यों है, क्यों हम प्रस्तावना को जानें, इसके रीज़न क्या है। द प्रिएम्बल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो प्रिएम्बल है वो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। दिस इज़ अ क्राइटेरियन ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इवेल्युएटेड। ये ऐसा क्राइटेरिया है, ये ऐसा मानदंड है जिसके आधार पर संविधान का मूल्यांकन किया जा सकता है। प्रिएम्बल कंटेन्स द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी मूल उद्देश्य और लक्ष्य ये सभी इसमें
निहित होते हैं। किसके? कॉन्स्टिट्यूशन के मूल लक्ष्य और मूल उद्देश्य। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसीलिए इसे हम संविधान की आत्मा भी कहते हैं। वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? अब किसी देश को संविधान की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है? तो इसके 3 रीज़न हैं जिसको अभी हम डिस्क्राइब करेंगे वन बाय वन। पहला है, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा अनुसार रच सकता है। दूसरा, देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। तीसरा, हम खुद को स्वयं से बचा सकें। संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिसमें देश आस्था रखता है। अब इसी को हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपके बुक के चैप्टर में आ जाते हैं। सबसे पहले द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका इंट्रोडक्शन है। इसके बाद आता है वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका फर्स्ट जो पॉइंट मैंने अभी हिंदी में आपको बताया है वो इंग्लिश में यहाँ बुक में दिया है। फर्स्ट, इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन्स एस्पायर टू लिव इन। यानी कि संविधान हमें बताता है कि समाज का मूलभूत रूप है क्या है। हम उन आइडियल्स, उन आदर्शों की बात करते हैं जिसके आधार पर हम अपने देश को चलाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया गया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एक नेपाल की सिचुएशन को बताया गया है। 2 सिचुएशन जो कि नेपाल में हुई थी उसके बारे में बताया है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस थ्रू two contrasting situations in the recent history of Nepal, a country that borders India on the north. Until quite recently, Nepal was a monarchy. यानी यहाँ पर राजतंत्र, नेपाल में एक राजतंत्र व्यवस्था थी, कई वर्षों से थी। The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the king. 1990 में जो कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल का बनाया गया था या जिसको फॉलो किया जा रहा था उसमें ये कहा गया था कि सत्ता पूर्ण रूप से किसके हाथ में होगी? राजा के हाथ में। लेकिन कई सारे आंदोलनों के बाद जन आंदोलन हुए, जन आंदोलनों में लोगों ने भाग लिया और कई साल बाद, कई प्रयासों के बाद 2006 में फाइनली डेमोक्रेसी को वहाँ पर लाया गया। Now the people have to write a new constitution to establish Nepal as a democracy. अब एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया जो नेपाल को ये बताता है कि वो एक डेमोक्रेटिक रूल्स को फॉलो करने वाला देश। ठीक है। As in the game of football in which a change in the constitutive rules will change the game altogether. Nepal, by moving from a monarchy to a democratic government, needs to change all its constitutive rules in order to usher in a new society. इसका मतलब कि यहाँ पर जिस तरह से फुटबॉल गेम का उदाहरण लेकर बताया गया है कि जिस तरह उसमें नियम बदलते हैं, उसी तरह जब हम लोकतंत्र से राजतंत्र और राजतंत्र से लोकतंत्र की बात करते हैं तो उनमें भी नियमों को बदला जाता है। यानी जब नए शासन व्यवस्था की बात होगी और नेपाल में लोकतंत्र की बात होगी तो अब जो नियम लागू किए जाएंगे वो सारे के सारे किस बेस पर होंगे? डेमोक्रेटिक बेस पर। दूसरा फीचर क्या है? द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्पज़ ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू फाइंड द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। यानी यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। जैसे कि नेपाल के पुराने शासन में जो बागडोर थी वो राजा के हाथ में थी और मंत्रिपरिषद के हाथ में थी और उसी हिसाब से सारे नियम कानून बनाए जाते थे। लेकिन अब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर सारा रूल और रेगुलेशन लोकतांत्रिक तरीके से फॉलो करना होगा और मानना होगा। In a democracy, we choose our leaders so that they can exercise power responsibly on our behalf. यानी कि कई
हम जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो हम स्वयं वहाँ नहीं जाते हैं, हम अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके हाथ में अपनी सत्ता को सौंप देते हैं और हम ये विश्वास रखते हैं कि वो सत्ता का दुरुपयोग नहीं करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोकतंत्र में सत्ता का दुरुपयोग भी किया जाता है, पर संविधान ही वो होता है जो इस दुरुपयोग को होने से रोक सकता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है बच्चों, उसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। एक बच्चा है अनिल, उसकी टीचर ने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि उनकी एब्सेंस में वो क्लास को गवर्न करेगा, मॉनिटर करेगा। लेकिन उस बच्चे ने अपना आपसी झगड़ा जो कभी हुआ था उस लड़के के किसी एक बच्चे के साथ, उसको रिवेंज लेने के लिए उसने उस लड़के से कहा कि मैं आपकी शिकायत आज टीचर से करूँगा। उस बच्चे ने उसका रीज़न पूछा, पर फिर भी उसने कहा कि बस मैं ऐसा करूँगा। उसने टीचर के आने पर अनिल ने उस बच्चे की शिकायत कर दी और उस बच्चे को मैडम ने पनिशमेंट दी। इसका मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति को मैडम सत्ता सौंप के गई थी उस व्यक्ति ने यहाँ पर गलत तरीके से एक निर्दोष व्यक्ति को सजा दिला दी। इन डेमोक्रेटिक societies, the Constitution often lays down rules that guard against this misuse of authority by our political leaders. अगर हमारे political leaders कुछ गलत करते हैं या सत्ता का दुरुपयोग करते हैं तो ऐसे में संविधान उसे रोकता है। क्लास 7th में आपने दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में पढ़ा होगा, किस तरह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन का उनको सामना करना पड़ा था क्लास में, टीचर्स के थ्रू या फिर बच्चों से जो भी उसको परेशानियां हुई, आपने पढ़ा होगा। भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। The Indian Constitution guarantees the right to equality to all person and says, और क्या कहता है, that no citizen can be discriminated against on grounds of religion, race, caste, gender and place of birth. धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव करना गैर कानूनी है और अगर ऐसा कोई करता है तो वो समानता के अधिकार के विरुद्ध काम करता है और उसके लिए इसे पनिशमेंट दी जा सकती है, क्योंकि यह भी मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है, फंडामेंटल राइट का एक हिस्सा है। Another important function that a constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or groups. The storyboard below demonstrate one such situation in the classroom. यहाँ पर एक और बात इम्पॉर्टेंट फीचर को बताया गया है कि ऐसा ना हो कि कोई डोमिनेंट ग्रुप हो किसी जगह पर और वो दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को छीन ले या उसके अधिकारों का हनन करे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया गया है, लड़के और लड़कियाँ जो कि एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं, ये दोनों ही गेम खेलना चाहते हैं लेकिन लड़के क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लड़कियाँ बास्केटबॉल खेलना चाहती हैं। जब टीचर से इस बारे में बात की जाती है तो टीचर मेजॉरिटी को गेम खेलने की परमिशन दे देती हैं और लड़कियां इस चीज़ को कहती हैं कि ठीक है, हमें तो पता ही था कि लड़के मेजॉरिटी में हैं तो क्रिकेट ही खेला जाएगा। इन्हीं में से एक लड़की यह भी कहती है कि मैडम को किसी और तरीके से इसका फ़ैसला लेना चाहिए था। मतलब यहाँ पर वो कहती है कि ये तो सबके लिए नोन है कि क्लास में लड़कों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो फिर लड़कों को अलग ही गेम खेला जाएगा। तो यहाँ पर उस लड़की का कहना है कि मैडम को फैसले लेने का कोई और तरीका देखना चाहिए था ताकि इससे हमारे हितों की भी रक्षा हो सके और हमारी इच्छा से भी गेम खेला जा सके। इस तरह से इस अनहेल्दी सिचुएशन का सामना हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी में बार बार करते हैं, जहाँ मेजॉरिटी माइनॉरिटीज़ को परेशान करती हैं
ये कास्ट बेस्ड भी हो सकता है, रिलीजन बेस्ड भी हो सकता है, जेंडर बेस्ड भी हो सकता है। तो इस वजह से ये जो प्रॉब्लम आती है वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री में देखने को मिल जाता है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या इंश्योर करता है कि माइनॉरिटीज़ जो हैं उनके अधिकारों का हनन न किया जा सके और उन लोगों को भी वही सारे अधिकार मिले जो कि मेजॉरिटी को मिल रहे हैं। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जब एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट करती है तो उसे हम इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन कहते हैं। और अगर एक ही कम्युनिटी में डोमिनेशन होता है, यानी सेम कम्युनिटी में आप डोमिनेटिंग वाली चीज़ें करते हो, तो उसे इंट्रा कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, एक बार इसको हिंदी में पढ़ देते हैं। जब एक समुदाय द्वारा किसी दूसरे समुदाय के ऊपर डोमिनेशन होता है, दबदबा बनाया जाता है, इसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं, इंटर कम्युनिटी डोमिनेटिंग। और अगर एक ही समुदाय के भीतर कुछ दूसरे लोगों को लोग दबाने की कोशिश करते हैं या उनको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, इसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं, यानी इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेटिंग। ठीक है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। लास्ट पॉइंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द थर्ड सिग्निफिकेंट रीज़न वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ। सुनने में थोड़ा आपको अजीब लगेगा कि खुद से कैसे बचाना। खुद से बचाना मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम किसी एक चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं और उस इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए अपने हितों को, अपने वेलफेयर को भूल जाते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, उससे आपको समझाने की कोशिश की गई है। शबनम जो कि एक स्टूडेंट है, उसका एग्ज़ाम है अगले दिन, उसके सामने ये दुविधा है कि उसका फेवरेट टीवी सीरियल आ रहा है जो कि उसके मम्मी पापा बैठकर देख रहे हैं। उसे भी बहुत मन है, उसका भी मन है कि वो टीवी सीरियल देखे, लेकिन कल उसका एग्ज़ाम है और उसको अभी 2 चैप्टर पढ़ने हैं। उनकी मदर उनसे पूछती हैं कि आप इतनी परेशान क्यों हैं, तो वो रिप्लाई करती हैं कि मेरा कल एग्ज़ाम है और फेवरेट टीवी सीरियल आ रहा है, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे टीवी सीरियल देखना चाहिए या अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। ऐसे में वो खुद ही इसका सॉल्यूशन निकालती हैं कि अगर आप लोग भी टीवी बंद कर दो, टीवी ना देखो, तो मेरा मन भी उधर नहीं जाएगा और मेरी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। आज टीवी ना देखने का जो उसका फ़ैसला था, अगले दिन स्कूल में जो 2 चैप्टर उसको रिवाइज़ करने थे शबनम को, उसी चैप्टर में से उसके प्रश्न आए रहते हैं और वो थैंक्स कहती है खुद को कि उसने इन दोनों चीज़ों में से पढ़ाई करना ज़्यादा ज़रूरी समझा और पढ़ाई किया। इसका ये मतलब हुआ कि कई बार ऐसा होता है कि हमें प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत मुश्किल होती है किसी चीज़ का सॉल्यूशन खोजने में, लेकिन वो फ्यूचर के लिए, हमारे लिए ही वेलफेयर के लिए होता है। आपने मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में सुना है? मल्टी पार्टी सिस्टम बहुदलीय, जो बहुदल राजनीति हमारे यहाँ है, लेकिन इसमें जो राजनीति हो रही है, यानी पॉलिटिक्स जो चल रही है मल्टी पार्टी सिस्टम में, उससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मल्टी पार्टी सिस्टम से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और उनका ये भी मानना है कि इतना ज़्यादा पार्टी है, इतना कॉन्फ्लिक्ट है, इतनी ज़्यादा परेशानी होती है कि इससे अच्छा होता कि हम इन सारी चीज़ों को ख़त्म करके किसी एक डिक्टेटर को अपनी सारा चीज़ें सौंप देते, या किसी फौजी शासन को ही सारी चीज़ें सौंप देते। भावना में बहकर, परेशान होकर, मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत सारे दोष देखकर हम ये सोच सकते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम ख़राब है। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम ख़राब है तो हमें डिक्टेटरशिप को फॉलो करना चाहिए, ये कहाँ तक उचित है?
यानी उस समय हम परेशान ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन अगर हमने डिक्टेटरशिप को अपने यहाँ ले आए, या अगर हमने डिक्टेटरशिप को फॉलो किया या मिलिट्री सिस्टम को फॉलो किया, मिलिट्री रूल्स को फॉलो किया, तो उसके कितने ज़्यादा अहितकारी परिणाम हो सकते हैं, ये आपने अपने इतिहास में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हमें संविधान की सहायता किस रूप में मिलती है कि ये ऐसा बुनियादी संरचना प्रदान करता है जिसे आसानी से नहीं बदला जा सकता है। इन प्रावधानों को हम आसानी से नहीं बदल सकते हैं, और ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ही होते हैं। फ्रॉम द above discussion, you will understand that the Constitution plays a very important role in democratic society. इस तरह से आपका चैप्टर का एक पार्ट यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके मेन फीचर्स पढ़ेंगे। So students, thank you. Stay home and stay healthy.